आपने कंफर्म कर दिया कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं विधिवत। तो लॉ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जानकारी है कि अब आप लोग के एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो हम कुछ रिवीजन करते हुए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ जानकारी देखते हैं ना। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, मेजर एक्ट है हमारा आईपीसी। और आईपीसी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी जानकारी आपको होगी ऑलरेडी आईपीसी में। तो इससे रिलेटेड हम आज 30 क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ विशेष बातें हम आईपीसी की देख लेते हैं। आईपीसी क्या है? अगर आईपीसी के बारे में बोला जाए तो इसको अंग्रेजी में जो है आईपीसी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, है ना। आप लोग सभी जानते हैं इंडियन पीनल कोड इसका फुल फॉर्म है। और देखा जाए अगर इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो सन 1934 में, है ना, सन 1934 में पहले विधि आयोग के द्वारा इसको जो है बनाया गया है ना। पहले विधि आयोग के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे, पहले विधि आयोग के द्वारा इसको जो है बनाया गया है आईपीसी को। और खास बात है कि आईपीसी जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। आईपीसी संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बात भी आप जानते होंगे। और ये मुख्य बात इसमें आईपीसी में क्या है, जितने भी तरीके के अपराध हैं, है ना, जितने भी तरीके के अपराध है, उन अपराधों की दंड के लिए आईपीसी का उपयोग किया जाता है। जितने भी तरीके के अपराध होते हैं, वो सभी तरीके के अपराधों का दंड का प्रावधान आईपीसी में किया गया है। क्लियर है? हम बात करें इसको किसने बनाया, तो ये लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले या बेविंगटन मैकाले, आप जानते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे कि इनके दिमाग की उपज थी और उसी को परिणित किया गया है। तो आईपीसी का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? सन 1860 में इसको पारित कर दिया गया था। प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है सन 1934 में हुई, और जब इसको बनाया गया तो काफी लंबा वक्त हो गया। 1860 में इसको पारित कर दिया गया था और सन 1862 से इसको लागू किया गया है ना। सन 1862 से इसको भारत में लागू कर दिया गया है। उस समय में जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत से मतलब उस टाइम पे जितने भी विधियां थी, है ना, तो वहां पे सारी लागू नहीं होती थी। तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में एक दूसरी ही विधि थी वहां पे आईपीसी के अलावा। एक रणधीर या रणवीर करके है, रणबीर करके जो थी आईपीसी वहां पे लागू थी, है ना। लेकिन अब तो वहां भी इसको लागू कर दिया गया है। तो सन 1862 से ये भारत में लागू है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मैकाले या बेबिंगटन मैकाले, इसके शिल्पकार बोल सकते हैं, जनक बोल सकते हैं, ये उन्हीं की दिमाग की उपज थी। ठीक है। कुछ मोटा मोटी क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं कि किसके द्वारा बनाई गई, निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग प्रथम विधि आयोग याद रखेंगे। काफी सारे जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स रहे हैं उनमें पूछा गया है कि आईपीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग प्रथम विधि आयोग का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। आगे मैं बात करूं, आईपीसी में सभी अपराध ऑफेंस, है ना, इनके लिए दंड का प्रावधान है। हम इसे जो है बहुत शॉर्ट में हम इसको आईपीसी बोलते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड। और अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, है ना। और इसका विस्तार की हम अगर बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, ठीक है। 1947 में जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो वहां भी आईपीसी ही चलती है। पाकिस्तान में भी दंड के प्रावधान के लिए आईपीसी को ही लागू किया गया है। ठीक है। इंडिया के अलावा आईपीसी पाकिस्तान में भी लागू है। फिर जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश में भी आईपीसी ही चलती है। इसका विस्तार आप देखिए, 1860 में बनाई हुई विधि है, लेकिन इसका विस्तार इतना है कि सारी चीजों का निचोड़ है इसमें। तो इसको जो है पाकिस्तान में भी लागू किया गया है और बांग्लादेश में भी लागू किया गया है। समय समय पे कई सारे संशोधन हुए हैं। कुछ ऐसी धाराएं थी जिनको बीच बीच में कहना चाहिए बंद कर दिया गया, है ना। यह सजाएं भी जो पहले 5-6 प्रकार की होती थी, तो उसमें से जो एक काला पानी की सजा थी उसको बंद कर दिया गया है अब, है ना। जो काला पानी की सजा थी उसको बंद कर दिया गया है। तो कुछ कुछ संशोधन समय समय पे किए गए हैं। और जब हमने आईपीसी पढ़ा है तो हमने इसका पूरा विस्तार पढ़ा है। इसमें अगर देखा जाए तो 511, है ना, 511 सेक्शंस, आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। और चैप्टर्स बोले तो इसमें है 23,
है ना, 23 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है। तो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ा है, क्लियर है। तो विशेष तौर से आप याद रखेंगे कि 511 इसमें धाराएं हैं और 23 यूनिट्स में इसको विभाजित किया गया है, क्लियर है। ये चीज हमने पहले पढ़ लिए थे। और देखा जाए तो सन 1934 में जब प्रथम विधि आयोग का निर्माण किया गया भारत में, तो उसके द्वारा इसको बनाया गया है। सन 1860 के नाम से इसको जाना जाता है ना। इंडियन पीनल कोड 1860 या भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से इसको जाना जाता है। समय समय पे कई सारे इसमें संशोधन किए गए हैं और जितने भी तरीके के अपराध होते हैं उन सभी अपराधों के लिए दंड का जो प्रावधान है आईपीसी में किया जाता है। बहुत सारे अपराध आप लोग देखते होंगे, हम पढ़ते भी है ना, तो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं और काफी कुछ चीजें आपको इसमें याद भी होगी। तो जो बहुत मोटी मोटी बातें थी वो अपन ने देख लिया, है ना। और बात कर रहे हैं हम इसको तो संविधान के 7वीं अनुसूची के संवर्ती अनुसूची में इसको रखा गया है आईपीसी को, है ना। और एक बहुत विशेष बात हम अगर देखें इसमें धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत आईपीसी जो है ये भारतीय सेना, है ना, आर्मी पर ये लागू नहीं होती है, ठीक है। आईपीसी सेना पे लागू नहीं होती है, क्लियर है। तो चलिए, आप लोग की संख्या काफी बढ़ गई है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स अपन देखते हैं। आप लोग को सभी को इसमें भाग लेना है, क्लियर है। तो आप लोग रेडी हैं आईपीसी के क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए? तो जरा मेरे को चैट के माध्यम से बताएं सभी लोग, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद में मैं ठीक है। तो जैसे ही मेरे को आप लोग बता देंगे कि ठीक है, तो फिर अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है पांडे जी, नरेश जी, कृष्णा कुमार सिंह जी, थैंक यू। चलिए, तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले आप लोग को बता चुका हूं कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा का प्रावधान करती है, क्लियर है। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर हो गई है, तो अपन शुरुआत करते हैं आगे, है ना। क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा का प्रावधान करती है, ये तो क्लियर है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जिन्हें 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया है, इसकी मुख्य बात है। और मैंने इसका वर्णन आपको, कुछ और जो विशेष विशेष बातें थी कि कहाँ कहाँ आईपीसी लागू है, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और कौन सी संवर्ती सूची में रखा है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आईपीसी ही लागू है, क्लियर है। तो ये मुख्य रूप से हो गई आईपीसी के बारे में हम देखें तो, है ना। अब हम शुरुआत करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध की परिभाषा दी है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध की परिभाषा दी है? आपके क्वेश्चन ज्यादा हो पाए इसलिए मैंने जो है आप लोग को सिर्फ इसमें दो दो ही ऑप्शंस रखे हैं ना। चार होने में क्या है कि उसमें तीन तो नहीं होते हैं, तो अपन ने क्या किया है कि दो दो ही रखे हैं, दो उसमें नहीं है ना। तो इन दो में से ही कोई एक सही है, कोई एक गलत है, क्लियर है। तो इसका आंसर दीजिए जरा पहले वाले का सभी लोग। ऑप्शन ए है धारा 120 या ऑप्शन बी है धारा 120 का, है ना। तो इस पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, क्या बात है, बहुत ही शानदार। लगभग काफी लोगों के आंसर्स आ गए। सभी ने मेरे को आंसर बी में दिया है ना। सभी लोगों ने मेरे को आंसर बी में दिया है। देख लेता हूं भाई कौन कौन है आंसर दिए हैं। अनीता जी,
कृष्णा कुमार सिंह जी, राजेश जी, दीपक गायकवाड़ जी, अजीत कुमार जी, टिकन दास जी, अनंत यादव जी, जय सिंह जी, एपी राय जी, मुकेश साहू जी, शकीला शेख जी, शिव जी, आपने ए में आंसर दिया है। अजय सिंह जी आपने बी, शिव जी बी, कुंदन साहू जी बी, और पांडे जी आपने भी ए लिखा है। नरेश जी आपने भी बी दिया है ना, और अनंत यादव जी आपने भी लिखा है बी। तो आंसर इसका जो है राइट आंसर होगा बी, है ना। जो आपराधिक षड्यंत्र के अपराध की परिभाषा है वो धारा 120 का या सेक्शन 120 ए, है ना, इसमें दी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आप लोग का राइट आंसर, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में अधिकतर लोगों ने आंसर सही दिया। तो हम याद रखेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 120 ए या धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। क्लियर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायालय में से किसने रैंक बनाम गोविंद के बाद में निश्चय किया, है ना। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायालय में से किसने रैंक बनाम गोविंद के बाद में निश्चय किया। ये रैंक बनाम गोविंद आप लोग याद रखना, विशेष कोई मामला है जिसमें अधिकतर ये पूछा भी जाता है। क्लियर है। ऑप्शन ए है सत्र न्यायालय, है ना, और ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ठीक है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन 2 का सभी लोग आंसर टाइप करें। क्या बात है, चलिए सभी के आंसर्स लगातार आ रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। मैं मेजॉरिटी देख रहा हूं क्वेश्चंस के आंसर सभी ने बी में दिए हैं ना, बी बी में अब आप सब लोग आंसर्स दे रहे हैं। निम्नलिखित न्यायालय में से किसने रैंक बनाम गोविंद के बाद में निश्चय किया। ऑप्शन ए सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट, और बी है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो आप सभी के एपी राय जी, कृष्णा कुमार सिंह जी, शकीला शेख जी, अधिकतर लोगों ने अजीत कुमार जी, अजय सिंह जी, आप सभी ने क्या है आंसर बी में दिए, कुंदन साहू जी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका बी है ना। आप लोग सभी सही हैं, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर है बी, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। क्या क्या बोला गया, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 का, और ये जो मामला आया रैंक बनाम गोविंद, है ना, इसके बाद में उच्च न्यायालय ने इसमें निश्चय किया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है। क्लियर है, कौन सा अपराध किया है। ऑप्शन ए है व्यापहरण या ऑप्शन बी है अपहरण, है ना। सभी आंसर देंगे क्वेश्चन 3 का। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया। तो इसमें दोनों टाइप के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग ए लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं बी, है ना। कुछ ने ए लिखा है, कुछ ने लिखा है बी, ठीक है। क्या बात है, अनंत यादव जी आपने 4 का भी आंसर दे दिया है ना, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। इसका जो आंसर राइट आंसर आएगा, है ना, कौन सा अपराध किया जा रहा है उसके द्वारा,
जितने भी बी आंसर, जितने भी बी दिया है वो सारे सही हैं। एक्चुअली इसको व्यापरण नहीं, इसको बोला जाएगा अपहरण। क्या बोला जाएगा? अपहरण। तो उस व्यक्ति ने अपहरण का अपराध किया है। अपहरण का अपराध किया है। ठीक है, कौन सा अपराध किया गया उसके द्वारा? अपहरण का अपराध किया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन चौथा है हमारा, चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 4। कोई बात अपराध नहीं है जब एक शिशु द्वारा किया जाता है जिसकी आयु, है ना। चौथे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। काफी लोग दे रहे हैं, अधिकतर लोगों ने आंसर बी में दिया। 8 वर्ष से कम या फिर 7 वर्ष से कम। ऑप्शन ए 8 वर्ष से कम, या ऑप्शन बी 7 वर्ष से कम। कोई बात अपराध नहीं है जब एक शिशु द्वारा किया जाता है। त्रिपाठी जी, भोलेनाथ पांडे जी, अजय सिंह जी, एपी राय जी, आप सभी के आंसर जो हैं बी में हैं। दीपक गायकवाड़ जी, आपने भी बी में लिखा है। शिव जी बी में है। गजानन जादव जी बी है। नरेश जी बी है। टेकन दास जी बी है। अनीता डाका जी, आपने भी बी में लिखा है। शकीला शेख जी बी में है। कृष्णा कुमार सिंह जी बी है। कुंदन साहू जी बी है ना। मेजोरिटी सभी ने क्या है, आंसर बी में दिए हैं। ठीक है, सभी ने आंसर बी में दिए हैं। और तिवारी जी सभी ने आंसर बी में दिए। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है ना। आपके सभी के ये क्या है, राइट आंसर है। क्या बोला जाएगा इसको? 7 वर्ष से कम। क्लियर है? कोई बात अपराध नहीं है जब एक शिशु द्वारा किया जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है अपराध के लिए? ऑप्शन ए आविष्कार, ऑप्शन बी प्रयास। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है अपराध के लिए? ए है आविष्कार और बी है प्रयास। तो क्वेश्चन 5 का सभी लोग आंसर टाइप करेंगे। चलिए, काफी लोगों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। और जो मैं देख रहा हूं प्राय सभी के आंसर्स ए में आए हैं, है ना। कौन सा तत्व अपराध के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसके लिए आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सभी का आंसर ए में है और आप लोग सभी राइट हैं। क्लियर है? क्या आंसर है? आवश्यक तत्व नहीं है अपराध के लिए, वो है आविष्कार। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग सभी। अच्छा, लोगों ने 6 के भी आंसर दे दिए मुझे, है ना। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा चोरी के अपराध से संबंधित है? धारा 378 या धारा 380? धारा 378 या धारा 380? वेरी गुड, सभी के आंसर एक स्वर में आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया है। थेफ्ट, चोरी, है ना। तो चोरी के लिए जो धारा है वो है 378, है ना। 378, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी को याद है। धारा 378। अजीत कुमार जी, आपने कुछ लिखा है, एक ही क्वेश्चन देखेंगे सर, एक ही क्वेश्चन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अजीत कुमार जी, आपने क्या लिखा है? एक ही क्वेश्चन देखेंगे। दो दो क्वेश्चन है इसमें तो पेज में अपने। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट में क्लियर करिए ताकि मैं समझ पाऊं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिखाएं, एक ही क्वेश्चन दिखाएं बोल रहे हैं आप। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली यार, अब ये सेट जो है ना इसमें अजीत जी, इसमें जो सेटिंग है अभी क्या है, दो दो क्वेश्चन की। आगे से अपन वैसा करेंगे कि कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि एक ही एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन दिखाएंगे। ज्यादा अच्छी सलाह है वैसे सलाह की आपकी। तो उससे होगा क्या कि आप प्रॉपर उसमें आंसर दे पाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, है ना।
तो छठवां क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं, हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोला गया है इस पे? दंड का उद्देश्य है। मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा दीपक जी, है ना। कल से अपन जो क्वेश्चन बनाएंगे कोशिश करेंगे कि अपन एक पेज में एक ही क्वेश्चन को लें, है ना। ठीक है, तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन 7 है दंड का उद्देश्य। ऑप्शन ए बदला लेना या ऑप्शन बी अपराध को रोकना। 7 का आंसर दीजिए जल्दी सभी लोग। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने दोनों के भी आंसर्स लिख दिए हैं, है ना। ठीक है, 7 का आपने लिखा है सभी ने, अधिकतर लोगों के आंसर आ रहे हैं बी में। दंड का उद्देश्य क्या है? दंड का उद्देश्य अपराध को रोकना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अपराध को रोकना। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध उद्दापन की परिभाषा दी है? उद्दापन, अपराध उद्दापन। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध उद्दापन की परिभाषा दी है? 8। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लगभग लगभग एक स्वर में आंसर आ रहे हैं। यारोही पटेल जी, अजीत कुमार जी, नरेश जी, अजीत कुमार जी, है ना, टेकन दास जी, एपी राय जी। आप लोग, इससे लग रहा है कि आप लोग ध्यान, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, और आपको जानकारी भी है इस बारे में। तो उद्दापन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन बी, धारा 383, है ना, सेक्शन 383, धारा 383, अपराध उद्दापन की परिभाषा दी गई है 383 में। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो उसने कौन सा अपराध किया? क्वेश्चन 9, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो उसने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए उपहति या ऑप्शन बी राजद्रोह। वेरी गुड, ज्यादा समय नहीं लेते, आप लोग के सभी के आंसर्स भी आ गए हैं, है ना। भोलेनाथ पांडे जी, कुंदन साहू जी, पटेल जी, अजीत कुमार जी, अजय सिंह जी, कृष्णा कुमार जी, सभी आप लोगों ने एक स्वर में आंसर दिया, वो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, उपहति, है ना। उपहति क्या होती है? उपहति शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो उसको उपहति बोलते हैं। जो घोर उपहति जिसको हम बोलते हैं, तो घोर उपहति में क्या होता है? घोर उपहति में किसी अंग को नुकसान पहुंचा देना या उसे काट देना, है ना, या बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा हो, इस तरीके से व्यक्ति को अपाहिज कर देना, तो वो आता है घोर उपहति में। ठीक है, तो उपहति आप लोगों ने पढ़ा है और आप सभी को याद भी है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह के अपराध की विवेचना करती है? धारा 124 का या धारा 125 का? क्या बात है, सभी के आंसर आ चुके हैं 10 के लिए, है ना। और मेजोरिटी में अगर मैं देख रहा हूं क्वेश्चन 10 के लिए, कुछ लोगों ने ए में भी आंसर दिया है ना, धारा 124 का और धारा 125 का, कुछ ने एक बी में भी आंसर दिया है। तो चलिए, और लोगों ने भी आंसर दिए इसमें, आप लोग सभी आंसर दे रहे हैं, है ना। इसके लिए आपको याद रखना होगा धारा 124 का, राजद्रोह के अपराध की विवेचना, है ना। धारा 124 का मतलब जितने भी ए वाले हैं, आप सभी के आंसर्स क्या हैं? सही है। क्लियर है? जिनने भी ए में आंसर दिया है और जिन्होंने बी में आंसर दिया है, तो अपने आंसर करेक्ट करें। ठीक है, आंसर करेक्ट करें। क्या रहेगा इसमें? धारा 124 का, राजद्रोह को परिभाषित जो करती है, विवेचना करती है, उसके लिए क्या है? धारा 124 का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, उन व्यक्तियों ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए दंगा या ऑप्शन बी राजद्रोह। 11 का आंसर दीजिए सभी लोग।
बहुत बढ़िया। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं लगभग, मेजोरिटी में ए में देख रहा हूं, है ना। आप लोग जानते भी हैं, लोक स्थान पे जो बैनर डालते हैं, लड़ाई करते हैं, जंगा क्या कहलाते हैं, दंगा किया, उनके द्वारा क्या किया गया, दंगा किया गया। क्या किया गया, दंगा किया गया, ऑप्शन ए, उनके द्वारा दंगा किया गया। और हमारा क्वेश्चन 12वां है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो उसने वह कार्य व्यक्तिगत रूप से किया हो। ऐसा निम्नलिखित में से किस बाद में अधिनिर्णित किया गया। ऑप्शन ए, नजीर अहमद बनाम सम्राट, या ऑप्शन बी, महबूब शाह बनाम सम्राट। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 का आंसर दीजिए सभी लोग। नजीर अहमद बनाम सम्राट या फिर महमूद शाह बनाम सम्राट। इसमें मैं देख रहा हूं, इसमें भी लोगों ने ए में भी आंसर दिया है मेजोरिटी में, और बी में भी आंसर दिया है ना। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी, महबूब शाह बनाम सम्राट, है ना। क्वेश्चन 12वां, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के समान आशय करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो उसने वह कार्य व्यक्तिगत रूप से किया हो। ऐसा निम्नलिखित किस बात में अधिनिर्णित किया गया, महबूब शाह बनाम सम्राट। और धारा कौन सी होती, धारा 34, है ना। धारा 34 आप लोग याद रखेंगे, धारा 34 कौन सी धारा लगती है वहां पे, धारा 34 लगती है उस पे, सामान्य आशय से किया गया कार्य। क्लियर है, महबूब शाह बनाम, है ना, महबूब शाह बनाम सम्राट वाले मामले में इसको अधिनिर्णित किया गया। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रत्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है का वर्णन करती है। ऑप्शन ए धारा 99 या ऑप्शन बी धारा 103। सेक्शन 99 या सेक्शन 103। प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 13। अच्छा, अनंत यादव जी आपने 14 का भी आंसर दे दिया हमें, है ना, ए में। ठीक है, अधिकतर लोग क्वेश्चन 13 का आंसर ए में दे रहे हैं, है ना। धारा 99, आप लोग धारा 99 के साथ है, बिल्कुल सही है आप लोग। धारा 99, ठीक है, धारा 99 बिल्कुल सही है। 13 का आंसर हमारा रहेगा धारा 99, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है चोरी के अपराध के लिए। ऑप्शन ए स्वामित्व या ऑप्शन बी कब्जा। तो मुझे लग रहा है कि धारा क्वेश्चन 14 का भी आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने आंसर दे चुके हैं। मंजू कुमारी जी, त्रिपाठी जी, शकीला शेख जी, दीपक गायकवाड़ जी, बहुत बढ़िया, सभी ने आप लोगों ने राइट आंसर दिया है स्वामित्व, है ना। चोरी के लिए आवश्यक तत्व नहीं है स्वामित्व होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए, है ना, आंसर रहेगा ए, ठीक है, आंसर रहेगा ए। 14 का आंसर हो गया ए, वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया है, लगभग सभी ने आंसर दिया। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग सभी जो है इसमें इसमें सभी आप लोग भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी ने इसका आंसर ए में दिया। और ये रिलेटिव भी है कि चोरी के लिए जो है स्वामित्व का होना जरूरी नहीं है।
अगला हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति को जान से मारने के कार्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 15, किसी व्यक्ति को जान से मारने के को क्या कहते हैं? मर्डर, है ना? ए मानववध या फिर बी है घोर उपहति। बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, है ना? मैं चैट में आप सभी के आंसर्स देख रहा हूं और सभी आप लोग बहुत अच्छी लय में अपने आंसर्स टाइप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या है ये? मानववध कहलाता है ना, किसी व्यक्ति को जान से मारने के कार्य को मानववध कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित नहीं है? धारा 297 या फिर धारा 299? ऑप्शन ए सेक्शन 297 या ऑप्शन बी सेक्शन 299। बताइए भाई, क्वेश्चन 16 का आंसर सभी लोग टाइप करें। 16वां क्वेश्चन का आंसर सभी लोग टाइप करें। वेरी गुड, अधिकतर लोगों के आंसर्स जो है मेजोरिटी में जो है ना बी में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ए भी लिखा है, कुछ लोगों ने धारा लिखा है। 299, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आप लोगों का, है ना? धर्म से संबंधित अपराध संबंधित नहीं है, धारा 299, है ना? क्लियर हो गई? धारा 299 ये धर्म से संबंधित नहीं है। आयुष कुमार जी, आपने 197 लिखा है, लेकिन ये संबंधित है। ठीक है, 299 अपना आंसर आप ठीक करें। अधिकतर लोग बी के साथ है और बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, धर्म से संबंधित पूछा गया है ना? ठीक है, कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 या 3? क्वेश्चन 17वां, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? आपराधिक षड्यंत्र के लिए कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है? बहुत बढ़िया, मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी होता है ना? 17 के लिए होगा ए। क्या होगा हमारा आंसर? यहाँ पे आंसर होगा ए। कितने होने चाहिए? आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। क्लियर हुई बात? 18वां क्वेश्चन देखते हैं, चोरी या उद्यापन होता है जब प्रकार की, है ना, जब प्रकार की क्या? उपहति या फिर लूट? ऑप्शन ए उपहति या ऑप्शन बी है लूट? चोरी या उद्यापन होता है, चोरी या उद्यापन होता है जब प्रकार की उपहति या फिर लूट? आंसर टाइप करें सभी लोग क्वेश्चन 18 का। कुछ आंसर ए में दिया है, कुछ ने आंसर बी में दिया है ना? चोरी या उद्यापन होता है जब क्या होती है? उद्यापन मतलब किसी को धमका देना, है ना, चमका देना, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, किसी को तत्काल मृत्यु कारित करने का भय कारित कर देना, ये चीजें होती है। कब होती है भाई? उपाधि में होती है, लूट में होता है?
चोरी या उद्यापन होता है जब लूट की जाती है ना, जब लूट की जाती है तो लूट में क्या होता है, सामने वाले से सीधे कोई चीज छीनी झपटी जाती है, और जो भी संभव होता है वो सारी चीजें क्या है वहां पे उसको भय कारित किया जाता है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन 18 का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी लूट। ठीक है, क्वेश्चन 18 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी लूट। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर ए में दिया है वो लोग ध्यान रखें, चोरी या उद्यापन होता है तब क्या होता है, वहां पे लूट होती है। ठीक है, चोरी या उद्यापन होता है जब वहां पे लूट होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता। ऑप्शन ए गृह अतिचार, या ऑप्शन बी रात्रि में गृह भेदन। ऑप्शन ए गृह अतिचार, या ऑप्शन बी रात्रि में गृह भेदन। क्वेश्चन 19 का आप लोग आंसर टाइप करें सभी। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, मतलब जिसके लिए हम अगले की मृत्यु कर दे, है ना, ऐसा अधिकार नहीं होता। कब नहीं होता, गृह अतिचार या फिर रात्रि में गृह भेदन। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19वां हमारा। अच्छा, 20 का भी आप लोग आंसर दे चुके हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है जब शरीर पर खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है या जब शरीर पर आक्रमण हो गया हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर देना। पहले तो आप सभी ने 19 का आंसर दिए हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या है आपका, 19 में कुछ लोगों ने ए लिखा है, कुछ लोगों ने बी लिखा है। आप लोग अपने आंसर को ठीक कर लेंगे, है ना, सभी अपने आंसर्स को ठीक करेंगे। क्या माना जाएगा इसमें, 19 के लिए है बी गृह अतिचार। ठीक है, अगर किसी ने गृह अतिचार किया है तो उस समय पे मृत्यु कारित करने तक का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है। और जो आपका क्वेश्चन 20वां है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए जब शरीर पर खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है ना, उत्पन्न हो जाती है, तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सभी ने प्राय प्राय आंसर दिए। कुछ ही आंसर्स जो है गलत आए, कोई बात नहीं, अपने अपने आंसर लोग ठीक करेंगे। ठीक है, हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सामान्य आशय की विवेचना करती है, धारा 30 या फिर धारा 341, सॉरी 341 तो नहीं होगी ये, धारा 34 होगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सामान्य आशय की विवेचना करती है, धारा 30 या धारा 34। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने इसके बारे में चर्चा किया है ना। 21वां जो क्वेश्चन है हमारा, सामान्य आशय, सामान्य आशय के लिए हमने कुछ देर पहले ही हमने उसका बात किए थे, कुछ रिपीट क्वेश्चन था ये, है ना। क्या होता है इसमें, अगर अपराध किया गया है सामान्य आशय के लिए तो माना जाता है कि प्रत्येक के द्वारा एक सा अपराध किया गया। धारा 34, बहुत बढ़िया जवाब है आप सभी का, है ना। 21 का क्या है आंसर, बी। बहुत समय इस पे अपन नहीं लेते, क्या आंसर है, धारा 34, धारा 34, सेक्शन 34 सामान्य आशय को परिभाषित करती है या विवेचना करती है, धारा 34। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आपराधिक अतिचार की विवेचना करता है, सेक्शन 441, सेक्शन 443। ऑप्शन ए 441, ऑप्शन बी 443। क्वेश्चन 22, 22वें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए।
कुछ के आंसर बी में आ रहे हैं, कुछ के आंसर ए में आ रहे हैं। डीएम त्रिपाठी जी ए, यारोही पटेल जी ए। कुछ के आंसर बी में भी हैं, तिवारी जी बी, शकीला शेख जी बी, मंजू कुमारी जी ए। चलिए, जिन्होंने भी इसका आंसर ए में दिया है ना, आप लोग सभी सही हैं। ठीक है, आंसर जिन्होंने बी में दिया है वो अपने आंसर को क्लियर करें। आपराधिक अतिचार की विवेचना धारा 441 है ना, ऑप्शन ए धारा 441। ठीक है नरेश जी, ए है ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में आपराधिक अतिचार की विवेचना की गई है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम यहां से। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य की विवेचना करती है? धारा 129 या फिर धारा 149? क्वेश्चन 23। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य की विवेचना करती है? धारा 129 या धारा 149? बहुत बढ़िया आयुष जी, आपने लिखा है 23 का बी है ना। अधिकतर लोगों ने, सभी ने बी में आंसर दिए हैं। बहुत बढ़िया, मैं आप लोग के चैट देख रहा हूं लगातार। अनीता जी, कृष्णा कुमार जी, मंजू कुमारी जी, योगेश जी, शिव जी, गजानन जादव जी, हैप्पी राज जी, अजय सिंह जी, जसवंत सिंह रावत जी, नरेश जी। वेरी गुड, सभी के आंसर जो है बी में है और आप लोग सभी सही हैं, है ना। सामान्य उद्देश्य की विवेचना किसमें होती है? धारा 149, सेक्शन 149। ठीक है, हमारा 24वां 24 क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन लॉ समान विधि के अंतर्गत आपराधिक मनाह स्थिति के समान सिद्धांत को मान्यता प्राप्त अपवाद निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए लोक न्यूसेंस, ऑप्शन बी प्राइवेट न्यूसेंस। क्वेश्चन 24 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन 24 है ना, 24, क्वेश्चन 24। कॉमन लॉ सामान्य विधि, कॉमन लॉ या सामान्य विधि के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ आपराधिक मना स्थिति के समान सिद्धांत को मान्यता प्राप्त अपवाद निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए लोक न्यूसेंस या ऑप्शन बी प्राइवेट न्यूसेंस। अधिकतर के आंसर बी में आए हैं। अश्विनी कुमार जी आपका ए में है, कुछ लोगों के और आंसर ए में है। अधिकतर मेजॉरिटी में लोगों ने इसको प्राइवेट न्यूसेंस में लिया है ना, लेकिन इसका आपका राइट आंसर है लोक न्यूसेंस, ऑप्शन ए। सिद्धांत को मान्यता प्राप्त अपवाद लोक न्यूसेंस नहीं है। ठीक है, 24 का ए सभी लोग अपने आंसर सुधार लेंगे। कॉमन लॉ सामान्य विधि के अंतर्गत आपराधिक मना स्थिति के समान सिद्धांत को मान्यता प्राप्त अपवाद लोक न्यूसेंस नहीं है, लोक न्यूसेंस नहीं है। क्लियर है। चलिए, इसमें अधिकतर लोगों ने गलती किया है, इसमें आप लोगों ने आंसर बी में दिया है अधिकतर लोगों ने ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आंसर सब लोग ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मदता के प्रतिवाद बचाव से संबंधित नहीं है? मदता, क्वेश्चन 25 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मदता के प्रतिवाद बचाव से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, या ऑप्शन बी महबूब शाह बनाम सम्राट, महबूब शाह बनाम सम्राट, महबूब शाह बनाम सम्राट। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मदता के प्रतिवाद बचाव से संबंधित नहीं है? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड या फिर महबूब शाह बनाम सम्राट। मदता, आप लोगों को याद होगा है ना, ये महबूब साहब बनाम सम्राट
ये पहले भी आ चुका था, है ना, और ये क्वेश्चन किसी और चीज के लिए था। क्लियर है? मदता के प्रतिवाद बचाव से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, है ना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, क्वेश्चन 25 का आंसर ए में रहेगा। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा गृह अतिचार के अपराध की विवेचना करती है? गृह अतिचार, सेक्शन 442 या फिर सेक्शन 446? ऑप्शन ए सेक्शन 442, ऑप्शन बी 446। क्वेश्चन 26, 26वें क्वेश्चन का आंसर टाइप करें सभी। अच्छा, ठीक है, इसमें भी मेजॉरिटी आ रही है, दोनों टाइप के, ए में भी आंसर आ रहे हैं और बी में भी आंसर आ रहे हैं, है ना, दोनों में मेजॉरिटी आ रही है, आधे ए में है आधे बी में है। ठीक है, नरेश जी आपने ए लिखा है, दीपक जी आपने ए लिखा है, दास जी आपका बी में है, पांडे जी आपका भी बी में है, अब्दुल शेख जी आपने ए में दिया है आंसर, और आप लोग का जो राइट आंसर है वो ए में ही है। क्लियर है? धारा 442, जितने भी लोगों ने, मंजू कुमारी जी आपने भी ए में देखा है, राइट आंसर जसवंत सिंह रावत जी ए में दिया है आपने। ओके, वेरी गुड। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 442 गृह अतिचार, है ना, के अपराध की विवेचना करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नरेश जी आपने जो लिखा है ना 446, गृह वेदन, रात्रि गृह वेदन के लिए 446। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां है। बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है? ऑप्शन ए किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय, या ऑप्शन बी किसी को धोखा देने का आशय। क्वेश्चन 27, बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है? किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि, और ऑप्शन बी है किसी को धोखा देने का आशय। प्राय सभी के आंसर्स आ गए हैं और सभी ने आंसर्स ए में दिया है, किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय, और ऑप्शन बी है किसी को धोखा देने का आशय। तो बेईमानी पूर्ण आशय से अवरोध है ना, क्या अभिप्राय है? किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय। क्लियर है? किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बाटों और मापों से संबंधित अपराध नहीं है? है ना, अपराध नहीं है। धारा 268 या फिर धारा 266? सेक्शन 268 या सेक्शन 266? बांटो और मापों, तौल, जिनसे तौला जाता है, माप या बाट जो होते हैं, उनसे संबंधित अपराध नहीं है। धारा कौन कौन सी बताया गया है? 268 या फिर धारा 266? तो ये भी हमने पढ़ा है। बहुत बढ़िया आयुष जी, आपने उसमें वर्णन भी कर दिया है ना, क्लियर है। धारा 268, है ना, धारा 268 जो है ये बांटो और मापों से संबंधित धारा नहीं है। धारा 266 जो है ये तो उसके लिए रहती है, लेकिन धारा 268 नहीं है,
ये लोक न्यूसेंस को बताती है ना, पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस जो बोलते हैं हम, उसके लिए है धारा 268। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब है आप सभी का। धारा 268 लोक न्यूसेंस के लिए, और ये क्या है, बांटो और मापो संबंधी अपराध के लिए नहीं है। क्लियर है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर दीजिए, निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के प्रावधानों पर आधारित है। पंजाब राज्य सरकार बनाम मेजर सिंह है, या फिर ऑप्शन बी है रेग बनाम गोविंद। ये रेग बनाम गोविंद है ना, ये भी काफी बार आया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। पंजाब राज्य सरकार बनाम मेजर सिंह। क्वेश्चन 29, 29, क्वेश्चन 29 का आंसर देंगे सभी। यहाँ पे लोग ए में भी आंसर दे रहे हैं और बी में भी आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आईपीसी की धारा 354 के प्रावधानों पर आधारित है। क्या है आंसर, पंजाब राज्य सरकार बनाम मेजर सिंह। ठीक है, पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह। क्या आंसर है क्वेश्चन 29 का, ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार बनाम मेजर सिंह। चलिए 20वां क्वेश्चन तो सभी लोग एक बार में आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन 30, भारतीय दंड संहिता के मुख्य शिल्पकार कौन थे। लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड एलिफ्टन। तो आप लोग याद रखें, लॉर्ड मैकाले है ना। राइट आंसर क्या है, लॉर्ड मैकाले। अपन बहुत बार इसको पढ़े हैं। पूरा नाम उसका बेविंगटन मैकाले है, उन्हीं के दिमाग की उपज थी भारतीय दंड संहिता या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। क्लियर है। तो ये 30 क्वेश्चंस हमने आज क्लियर यहां से देखा। आईपीसी से जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चंस हैं, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। और अभी भी आप लोग इसको रिवीजन पे चल रहे हैं आप लोग, तो बहुत जल्दी ही आपका एग्जाम की भी डेट आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, एक्चुअल में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या है, मेजर एक्ट है ना, ये मेजर एक्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि इनमें से संभवतः आपको ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे मेजर एक्ट से। बाकी जितने भी एक्ट है, माइनर एक्ट भी बहुत जरूरी हैं, है ना, माइनर एक्ट भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट आईपीसी है, तो हम आईपीसी की ही बात करें। तो हमने आईपीसी में बहुत सारी धाराओं को, जो बहुत गंभीर अपराध हैं, उनको भी हमने देखा है। धारा 302 है ना, धारा 307, इन सबको हमने देखा है। और कुछ विशेष धाराएं हैं आपराधिक मानवत के लिए हैं, उनको भी हमने देखा है। कुछ धाराएं जो हटा दी गई हैं, उनको भी हमने देखा है। इसी में एक धारा आती है दहेज मृत्यु के लिए, धारा आती है डाउरी डेथ के लिए भी आती है ना। चार चार धाराओं में उसको देखा गया है। तो आप लोग विशेष करके ध्यान दें, और जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आप पढ़ रहे हैं, इसका आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से करें। तो आईपीसी, आयुष जी आपने बोला है कि इंपॉर्टेंट धाराएं बता दीजिए करके, है ना। तो आईपीसी की लगभग सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें से विशेष करके अपन ने आज देखा धारा 34 देखा हमने, सामान्य उद्देश्य, सामान्य आशय से, है ना, सामान्य आशय से किया गया अपराध के लिए धारा 34 हमने देखा। ये विशेष धारा है उसकी, कई बार ये पूछ ली जाती है। और हमारा जो कल का क्लास रहेगा, उसमें भी कल हम 30 न लेके हम कोशिश करेंगे कि हम 40 या 50 क्वेश्चंस आपको इसमें के कंप्लीट करा दें। और फिर जो कुछ विशेष विशेष धाराओं के बारे में वर्णन देखना है हमें, ना, तो हम उनको भी देख लेंगे, है ना। विशेष अगर बात देखी जाए तो दंगा है ना, दंगा के लिए जो धाराएं हैं। फिर आपका स्त्री के लज्जा भंग के लिए है। फिर उसी में आपके कुछ बारात संघ के जो अपराध हैं, है ना, 376 धारा, 376 ए, 376 बी, है ना, 376 ए बी, 376 सी डी, जितने भी बनाए गए, ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं आईपीसी में, जिनको बाद में जोड़ा गया है, कुछ धाराओं को विशेष करके जोड़ा गया है।
तो अगली क्लास में हम उनको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चोरी हमने पढ़ा 378, वो भी अपने आप में एक बहुत विशेष धारा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। उपहति, गौरोपति, है ना, आपराधिक षड्यंत्र के लिए आपने देखा। ओके कृष्ण सिंह जी, आपने लिखा है कि मॉडल क्वेश्चन सेट आपको पहुंचाएं, तो ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा ये तो आपको अभी सेट क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप पोर्टल पे जाएं, है ना। ये जो पोर्टल है, इसका पोर्टल में आपको आईपीसी सेक्शन में हमने जितना भी पहले पढ़ाए हैं उसके सारे नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आपके लिए हम तकरीबन 50 क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें, और कुछ और अच्छी जानकारी हम देंगे, और समय रहा तो फिर आगे भी हम देखेंगे, है ना। और अभी लगभग 1 घंटे का टाइम होते आ गया है, तो मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा। और आयुष कुमार जी, आपको भी नाराज नहीं करेंगे, है ना। अगली जो क्लास होगी इसमें आईपीसी में, तो हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। नरेश जी, ओके, थोड़ा और फास्ट करने से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे सर। ठीक है भाई, कल 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल के लिए हम 50 क्वेश्चन ही लेके आते हैं ना। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ अभी हाल ही में जो एडीपीओ के क्वेश्चन हुए हैं, मतलब पेपर हुए हैं, उनसे कुछ पेपर लेते हैं हम, या कुछ विधि अधिकारी के पेपर हुए हैं ना, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और आप लोगों के लिए फिर कल एक नया सेट तैयार करते हैं कल, है ना। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने इसमें भाग लिया और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए। और मैं कल आप थोड़ी और तैयारी करें, है ना। आईपीसी के सारे जो हमारे सेट्स हैं या जो मॉडल हैं वो सारे पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग थोड़ा देखें। कल भी हम आईपीसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा इसको इसलिए बोल रहे हैं कि आईपीसी एक्चुअली मेजर एक्ट है और बहुत विशेष है ना। मेजर एक्ट है और बहुत विशेष है, तो हम कल इसको देखते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय हिंद सभी को, शुभ रात्रि।